हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शबाहत अली। आई एम कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आजकल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। आज हम अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अनदर इन्वेस्टिगेशन को हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा और वो है एकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम दिल का अल्ट्रासाउंड आम जुबान में कहते हैं मरीजों को समझाने के लिए। और इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पर और इस चैनल की वेबसाइट पर भी मिलेगी। और उसके अंदर हम डिटेल्ड में इसके सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। बट टुडे की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल टेल यू a very good brief overview and it will help you to understand it completely. Okay, so सबसे पहले I would like to request you guys, if you will like my channel, kindly subscribe it, kindly click on bell icon, and especially अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इससे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। बिकॉज ये ईसीजी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो एडवाइस होता है। इसके अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं इस एकोकार्डियोग्राफी में और ये यूजुअली क्यों कराई जाती है। ठीक है। अच्छा, एकोकार्डियोग्राफी क्या है? एकोकार्डियोग्राफी आम जुबान में हम इसे दिल का अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। ये बेसिकली साउंड वेव्स के ज़रिए किया जाता है। इसकी कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये इवन के प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी एंड ऑफ द जो वीक्स हैं उसके अंदर एडवाइस होता है अगर उन्हें सांस वगैरह फूल रहा है ज़्यादा, टू लुक फॉर पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी या डायग्नोसिस उसके करने के लिए कि उनका दिल कैसा है, तो फिर भी हम इसे कराते हैं। तो मीन्स इट्स टोटली सेफ रादर दैन लाइक अगर आपको थोड़ी बहुत जेल से एलर्जी है जो हम यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ टोटली रेयर इन दिस सिनेरियो। सो एकोकार्डियोग्राफी में कौन कौन से ब्रीफ से पैरामीटर्स हम देखते हैं, और मतलब क्वेश्चन यही होता है पेशेंट्स का कि जी क्या हम इसके अंदर आपको क्या पता लगेगा। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हमें इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसे हम दिल की पंपिंग पावर भी कहते हैं, वो हमें इसका आपका आइडिया होगा कि दिल कितने फीसद आपका काम कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा दिल की दीवारों पर कोई दबाव वगैरह तो नहीं है आपके, जैसा अक्सर लोग छाती में दबाव या इस तरह की कंप्लेन के साथ भी होते हैं क्रॉनिकली की बात करें। बिकॉज एक्यूटली तो ईसीजी आपको देखनी है कि कोई खुदा ना खास्ता एक्यूट कोई एमआई वगैरह तो नहीं चाह रहा। बट जो लॉन्ग टर्म है या वैसे कुछ दिनों हफ्तों के अंदर अगर कोई ऐसा प्रेजेंट हो और वो इस तरह की और ईसीजी में कोई सिग्निफिकेंट इस तरह की चीज़ नहीं आ रही, तो आफ्टर ईसीजी echo is a very good parameter to assess that. अब उसके अंदर क्या है कि दिल की दीवारों पर दबाव से क्या फ़ायदा है। अब जो दिल की नालियाँ होती हैं जिसे हम शरेआने कहते हैं, वो दिल की मुख्तलिफ दीवारों को सप्लाई कर रही होती है, मुख्तलिफ नालियाँ। ठीक है। अगर किसी नाली में कोई तंगी होगी, अगर प्रोमिनेंट तंगी होगी, तो फिर तो वो दीवार जो है, जो रिलेटेड दीवार जिसे वो सप्लाई कर रही है, उसकी हरकत में टोटली कमी भी आ सकती है, वो रुक भी सकती है। या अगर थोड़ी बहुत तंगी होगी तो उसके अंदर उसकी जो हरकत है दूसरी दीवारों की निस्बत, जिसके अंदर तंगी नहीं है, उसके निस्बत थोड़ी सी कम होगी, जिसे हम मतलब कह लें कि सेगमेंटल वॉल मोशन अबनॉर्मेलिटी भी कहते हैं, जो आपकी रिपोर्ट पर मेंशन भी होता है कि अगर तो आपकी किसी दीवार पर कोई दबाव है ड्यू टू एनी जो कंस्ट्रिक्शन है वेसल, जो रिलेटेड वेसल है, जो नाली है, तो उसके अंदर आपके सेगमेंट्स की जो मूवमेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी और जो शो होगी। इसके साथ साथ आम लोग नालियों को भी वाल बोल रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरू से ही उन्हें समझाने के लिए इस तरह बताया जाता है कि जी एक वाल बंद हो गया मेरा, दो वाल बंद हो गया, वो बेसिकली नालियों को बता रहे होते हैं। जो एंजियोग्राफी से वो एंजियोग्राफी के बाद अगर कोई इस तरह बताए तो वो मतलब वो नालियों को कोरिलेट कर रहे होते हैं, जिसे हम शरेआने कहते हैं। आप लोगों को बताने के लिए वो शरेआने होते हैं, कोई वेने भी नहीं होती, कोई वैल भी नहीं होते। वैल जो होते हैं वो दिल के खानों को अलहदा कर रहा होता है और दरमियान में दरवाज़ों की तरह काम करता है। तो एकोकार्डियोग्राफी में जो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं वो है आपके वैल्व्स। तो आपके मेजर तो 4 वैल्व्स होते हैं जो दिल में आपकी जो असेसमेंट में काम आते हैं, जो हम देखते हैं। ना तो उसके अंदर तंगी होनी चाहिए कि खून के अंदर एक खाने से दूसरे खाने में जाने में रुकावट हो, ना उसके अंदर लीकेज होनी चाहिए कि एक खून अगर दूसरे खाने में मूव हो गया है तो वो बैकवर्ड
उसका फ्लो ना आए, जिसे हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके साथ साथ जिस इजेक्शन फ्रैक्शन और दिल की पंपिंग पावर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ही आपके दिल की रिलैक्सेशन की पावर, रिलैक्सेशन का पैरामीटर भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। अक्सर रिपोर्ट्स में ये चीज़ मेंशन नहीं होती, दैट इज़ रॉन्ग। और ये इस चीज़ को ज़रूर देखें, बिकॉज बाज़ का सब कुछ ठीक होता है बट सिम्टम्स टिपिकल हार्ट फेलियर वाली होती है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका डायस्टोलिक डिसफंक्शन उस बंदे का हो जाता है। तो जब हम उसे वही मेडिकेशन जब देते हैं हार्ट फेलियर की, तो वो सिम्टोमेटिकली भी इम्प्रूव हो जाता है और क्लिनिकली भी इम्प्रूव हो जाता है। So that's why that is also very important. This is for doctors, like you should mention that in your report too about diastolic dysfunction. अच्छा, और इसके अलावा कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटीज़, कोई खुदा ना खास्ता किसी तरह की, स्पेशली बच्चों में अगर उन्हें कोई भी मरूसी अगर अलामात हैं, जिस तरह नीला हो जाना चेहरे का, होंठों का नीला हो जाना, स्पेशली थोड़ा सा बच्चा अगर बड़ा हुआ है, स्कूल में जाना शुरू हुआ और वो खेला है और उसे फेंटिंग एपिसोड, चक्कर आने की, बेहोश होने की हो रही है, तो तब भी ईसीजी के बाद एकोकार्डियोग्राफी ज़रूरी है कि उसकी असेसमेंट की जाए कम्प्लीटली कि ये क्या चीज़ है, कोई खुदा ना खास्ता कोई मरूसी ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी करेक्शन होनी है। ठीक है, और बाज़ का कुछ ऐसे मरीज़ जिनके अंदर अननोन ओरिजिन ऑफ फीवर, मतलब बुखार काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया, कोई सोर्स नहीं मिला, तब भी देखा जाता है कोई वाल्वुलर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। इसके साथ साथ रोमैटिक पेशेंट में, जिसके अंदर मुदाफ़ियाती निज़ाम आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, उस तरह के मरीज़ों में भी वाल्वुलर लीजन्स को चेक करने के लिए, वाल्वुलर जो बीमारी को चेक करने के लिए, तब भी एकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म की जाती है। इसके साथ साथ कई ऐसे अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के मरीज़ है, हाइपरट्रॉफी का एलिमेंट ईसीजी में देखा गया है, तो तब भी एकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म की जाती है आपकी। मतलब बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स है। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाज़ का किसी को भी कह लें कि कोई पुरानी कार्डिक डिजीज़ या कोई भी और रिलेशन नहीं है, बट एक्यूट किडनी फेलियर के पेशेंट, मतलब एकदम गुर्दों का फेल हो जाना और उसके साथ साथ दिल की धड़कन का कुछ भी मतलब कमी महसूस होना या ब्लड प्रेशर ऊपर जाना, तो तब भी हम एकोकार्डियोग्राफी ज़रूर करते हैं, ताकि वो दिल की झिल्ली के अराउंड अगर कोई पानी की मिकदार को असेस करने के लिए, बाज़ का अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है, बिकॉज वो दिल पे दबाव डाल के भी आपके बिल्कुल ही आपके ब्लड प्रेशर को और पल्स वगैरह को नीचे कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता लगा होगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें आपकी एकोकार्डियोग्राफी में असेस करते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स यूजुअली डॉक्टर्स देखते हैं आपकी एकोकार्डियोग्राफी में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर योर ईसीजी। ओके, और डिटेल वीडियो भी काइंडली ज़रूर चैनल को देखते रहिएगा, वो भी आएगी एक एक डिजीज़ के बारे में, कैसे कैसे आगे हम देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं in terms of echocardiography. You'll find it useful as well. Okay, take care. Allah Hafiz. Bye bye.